इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ईरान अपने पड़ोसी देशों के अमेरिका एयरबेस पर मिसाइल अटैक कर रहा है। उधर दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम एशिया में बदलते हालात की समीक्षा की गई और वहीं हमलों के बीच गल्फ कंट्रीज में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय की सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। हम आपको बता दें कि करीब 90 लाख के आसपास भारतीय वहां पर हैं और वो इस परिस्थिति में वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित वहां से भारत कैसे लाया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई इस सीसीएस में। और साथ ही वहां के हालात जो हैं अभी, उस हालात के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई। सीसीएस ने इस इलाके में आने जाने वाले भारतीय यात्रियों और तय एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स को होने वाली मुश्किलों के साथ साथ इलाके की सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी पर इसके बड़े असर की भी समीक्षा की है। तो बैठकों का दौर भी भारत में लगातार जारी है। भारत लगातार अमेरिका का जो ईरान पर हमला है और ईरान के हमले के बाद जो 12 गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। वहां पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं उनके अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के द्वारा। उसको लेकर वहां पर तनाव की स्थिति है। बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर इन गल्फ कंट्रीज में हैं, तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो और सुरक्षित उन्हें भारत लाया जाए, इसको लेकर सीसीएस की बैठक में चर्चा हुई और साथ ही वहां के हालात को लेकर भी चर्चा हुई है। और ये युद्ध जो है वो लगातार और बढ़ते जा रहा है। हालांकि कुछ जो अभी अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि लंबा खिंच सकता है, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। उधर ईरान के तरफ से 2 बयान सामने आए हैं। एक तो ये कहा जा रहा है ईरान के विदेश मंत्री के द्वारा कि वो बातचीत के पक्ष में है, युद्ध से कोई हल नहीं निकलता, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा वर्ग है वो कह रहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे और हम इसको लंबा खींचेंगे। अब इसको लेकर स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। उधर साइप्रस का अटैक और उसके बाद अब नाटो कंट्रीज जो हैं वो भी अब एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं ईरान के खिलाफ अमेरिका के पक्ष में। तो स्थिति और गंभीर होती जा रही है। इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है और भारत वहां की परिस्थितियों पर नजर रख रहा है और सीसीएस की बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हुई। तो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भारत सरकार की नजर है और खामेनेई की जो मौत हुई है उसका भारत में भी विरोध देखने को मिल रहा है। भारत में जो शिया समुदाय के जुड़े लोग हैं वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया है। होली का त्यौहार है, रमज़ान का महीना चल रहा है और इस बीच विरोध प्रदर्शन भी शिया समुदाय की ओर से। तो इसको लेकर भी सीसीएस की बैठक में चर्चा हुई, क्योंकि ये युद्ध जो है अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। उस हमले में ईरान के बड़ी संख्या में जो टॉप लीडर्स हैं उनकी मौत हुई है, खामेनेई की मौत हुई है और उसके बाद भी लगातार अभी हमला हो रहा है। आसमान से लगातार हमला कर रहा है अमेरिका ईरान पर। और उसके बाद अभी एक खबर ये भी आई है कि अमेरिका का एक विमान जो है वो क्रैश हुआ है। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि वो उसने मार गिराया है अमेरिका के उस जहाज़ को। तो ये लगातार वहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। उधर ईरान ने जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी ठिकानों पर तो हमला किया, अमेरिका के जो कॉन्सुलेट हैं, अमेरिकी दूतावास हैं वहाँ पर हमला किया, लेकिन साथ ही रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया। कई आम लोगों की भी मौत हुई है। बड़ी संख्या में गल्फ़ कंट्रीज़ में भारतीय रहते हैं। करीब 90 लाख के आसपास की आबादी भारतीयों की है
इस इलाके में। तो अब उनकी सेफ्टी के लिए भी भारत लगातार चिंतित है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के हेड से भी बात की, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने बात की स्थिति को देखते हुए। और इस बीच एक सवाल ये भी है कि क्या ये अमेरिका और ईरान के बीच जो वॉर है वो क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी मुड़ सकता है, क्योंकि साइप्रस की तरफ से विवाद बढ़ गया है। फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी, ये 3 देश हैं, अब वो ईरान के खिलाफ आ गए हैं। नाटो कंट्रीज जो अभी अपने आप को इधर से अलग रखा था, अमेरिका के साथ नहीं खड़ा था, लेकिन अब साइप्रस के साथ जो वो अटैक है उसके बाद अब नाटो कंट्रीज भी हैं, अब अमेरिका के साथ आ सकते हैं। और अगर नाटो कंट्रीज अमेरिका के साथ आते हैं तो फिर ये जो युद्ध का क्षेत्र है वो और बड़ा हो जाएगा। हालांकि चीन और रूस ने अभी अपने आप को इससे अलग रखा है। हमारे साथ अलग अलग संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आगरा से जिशान जुड़े हुए हैं, राशिद आरिफ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, गौरव वत्स जी भी हमारे साथ रक्षा विश्लेषक जुड़े हुए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ज़रा अभी खामेनेई की हत्या के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसको लेकर जरा बताएंगे। राशिद आरिफ, जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, रमज़ान का महीना चल रहा है, होली का समय है और ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर क्या वहां पर देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए आनंद, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी की मौत हो गई अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद में, उसी के बाद में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कश्मीर से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में अगर बात की जाए तो शिया कम्युनिटी सबसे ज़्यादा अगर जो है वो लखनऊ में, क्योंकि यहाँ जो है छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा जो मुहर्रम के दिन है वो आपने देखा होगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो भी शिया है वो यहीं आते हैं और कहीं ना कहीं मुहर्रम मनाते हैं। तो हमने ये देखा कि जब खमेनी की मौत की खबर आई उसी के बाद में मौलाना कल्बे जव्वाद जो वरिष्ठ मौलाना है उन्होंने सुबह ही एक मैसेज दिया और शाम को एक जो है मजलिस की बात कही। देखिए एक बार बता दें आपको, शोक सभा जो होती है वो शियों में मजलिस होती है, तो शोक सभा का एक ऐलान किया गया कि शाम को शोक सभा होगी और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। देखिए आपने देखा होगा राजधानी लखनऊ में जिस तरह शिया कौम में नाराजगी है, क्योंकि अयतुल्ला खमैनी जो है उनका परिवार जो है उस हमले में खत्म हो गया, जिसके बाद में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दूसरी चीज बता दें, अयतुल्ला खमैनी जो है उनको रहबरे मुअज्जम भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से एक आइडियल है और शिया कम्युनिटी उनको बहुत मानती है। तो जब उनकी मौत की खबर सामने आई उसी के बाद में माहौल जो है गमगीन हो गया और बच्चे हो, बड़े हो, महिलाएं हो, सभी लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूका। देखिए आपको बता दें कि कल पूरा दिन ये जो प्रोटेस्ट चलता रहा, उसके बाद में आज सुबह भी थोड़ी देर के लिए प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन रमजान का महीना चल रहा है तो इस वजह से दिन में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। लेकिन अभी हमको जानकारी मिली है कि रात में 8 बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वही आपको बता दें रमजान का महीना है, आज होली दहन होगी, होलिका दहन की जाएगी, उसके बाद में 2 दिन के बाद में रंग खेलना है लोगों को। तो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल की एक मीटिंग कल की है। अधिकारियों के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप फील्ड में रहिए, तमाम पुलिस वाले जो हैं इस रोड पे बराबर जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ बराबर वो निकल लें। तो ये देखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। लेकिन सबसे अच्छी चीज एक चीज देखने को मिली है कि जो शिया समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट ऐसा कर रहे हैं कि किसी अन्य व्यक्ति को इससे परेशानी ना हो। ठीक है, ये अपना विरोध दर्शा रहे हैं और विरोध का तरीका भी है कि उससे किसी को कोई नुकसान न हो, अपनी बात, अपना विरोध वो कर रहे हैं। ठीक है, राशिद आपके पास आते हैं और हमारे साथ जिशान भी जुड़े हुए हैं, जिशान के पास भी जाएं, लेकिन उससे पहले जरा गौरव वत्स जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी जरा बताइए, अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका
लगातार हमला कर रहा है, और ये भी कि जो परमाणु सेंटर है उसको पहले तो ये था कि उसको खत्म करना है, उसके बाद आया कि नहीं हमको वहां का ईरान का रिजीम चेंज करना है। अब चाहता क्या है ईरान? परमाणु सेंटर को ध्वस्त करना है या रिजीम चेंज करना है? खामेनेई की मौत हो गई है, नया रिजीम बनेगा। नया रिजीम कौन बनाएंगे? लोग वहीं ईरान के लोग बनाएंगे या अमेरिका की तरफ से कहा जाएगा जो उसकी पसंद का हो वो बनेगा? देखिए, सबसे पहले हम सब लोगों को ये देखना है कि हर देश के अपने अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। सो जब हम जियोपॉलिटिकल बात करते हैं तो जैसे यूएस की आपने बात की, यूएस का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? यूएस का इंटरेस्ट है ऑयल, बिकॉज ऑयल पे वो काबू करना चाहता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। सेकेंडली, ईरान की शुरू से लड़ाई रही इजराइल से। हाँ, अब ईरान क्या कर रहा है इस चीज में? हजीबुल्लाह ने जिस तरीके से अभी बैकिंग ले ली कि भाई ये हम जान के कर रहे हैं, यूएई अपने उनको बीच में इंटरसेप्ट करके उनकी मिसाइल्स को वो दाग रहा है और वो न्यूज चल रही है। तो इन सारी चीजों से पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में ये क्या एक दर्शा रही ये चीज कि अगर इस तरीके की चीजें लंबे तौर पर चली तो ये एक वाइडर लेवल पे जाके, एक ब्रॉड लेवल के ऊपर जाके ये वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। सो हम सब लोगों को जितना हम शांति से चलेंगे सारे देशों को, तो उतना ही सारे देशों के लिए फायदा रहेगा। लेकिन अब एक नया चीज आया सर, वर्ल्ड वॉर की तरफ जो बढ़ रहा है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब उसमें जो साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर जो हमला हुआ उसको भारी नुकसान पहुंचा, तो नेटो कंट्रीज जो है, ईयू जो है अभी तक तो इसमें शांत था, लेकिन अब जर्मनी, फ्रांस, यूके ये अब मुखर हो गए हैं। बिल्कुल, अरब सागर की तरफ उसका बेड़ा बढ़ता जा रहा है फ्रांस का। तो ये क्या दे रहा है इंडिकेशन? इसमें जो वर्ल्ड है ना, देखिए कुछ अलग अलग कंट्रीज जिसके जहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा है वो वहां पर जुड़ता जाएगा और मतलब विभाग हो जाएगा इस वर्ल्ड का। सपोजिंगली जो यूएस के साथ कंट्रीज कुछ जाएंगी, कुछ कंट्रीज रशिया के साथ आ जाएंगी, कुछ कंट्रीज अलग सऊदी अरेबिया के साथ आके हो जाएंगी। सो जिसके जहां वेस्टेड इंटरेस्ट है वो जुड़ते रहेंगे। और इन चीजों से जैसे हम अपने परिवार में कहते हैं कि परिवार में जुड़ के चलोगे तो लंबा जी पाओगे, तो अगर इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तो ये सबके लिए बहुत खराब हालात है। गौरव जी आप हमारे साथ बने रहे। जिशान अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए, जरा इंडियन पर्सपेक्टिव में भी हम आपसे जानेंगे। जिशान जरा बताइए आगरा में क्या स्थिति है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है। खामेनेई की मौत के बाद जो शिया समुदाय है विरोध कर रहा है। राशिद अभी लखनऊ और उसके दूसरे इलाकों के बारे में बता रहे थे। आगरा में क्या है स्थिति? देखिए आनंद, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर युद्ध की शुरुआत कर दी थी और ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई, उनकी उन हमलों में मौत हो गई थी और पूरा परिवार उस हमलों में मौत की घाट उतर गया था। जिसके बाद पूरी दुनिया में ही जो शिया मुस्लिम समुदाय है वह लगातार इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि शियाओं के लिए अगर बात की जाए तो जो अली खामनेई है उनके लिए बहुत महत्व रखते थे, बड़े लीडर थे शिया समाज के, वो उनको लोग शिया समाज के लोग उनको मानते थे। हालांकि जिस तरीके से उनकी मौत की खबर जैसे ही भारत में हुई तो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ताजनगरी आगरा की बात करें तो आगरा में भी शिया समाज के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आगरा का भगवान टॉकीज चौराहा है, वहां पर शिया समाज की एक बड़ी मस्जिद है और शिया समाज का जो शिया समाज है उन्होंने अमेरिका और इजराइल का पुतला भी जलाया है और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो कह सकते हैं जिस तरीके से जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामनेई, उनकी मौत के बाद दुनिया भर में जो शिया समाज है लगातार इजराइल और अमेरिका का विरोध प्रदर्शन करता हुआ देखा जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो युद्ध को लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है, क्योंकि रमजान का महीना है, होली का पर्व है। इसी को देखते हुए शिया समाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहा है। हालांकि इस विरोध से किसी को भी कोई समस्या नहीं है और वो अपनी ही मस्जिदों के पास जो शिया समाज है वो अपना विरोध दर्ज करा रहा है, अमेरिका और इजराइल के पुतले जला रहा है। जी
जिशान हमारे साथ बने रहिए। गौरव जी, एक तो इंडियन पर्सपेक्टिव में जरा हम लोग बात करें, क्योंकि अब ये ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच ही नहीं रहा, ये मिडिल ईस्ट पूरा आ गया, गल्फ कंट्रीज इससे प्रभावित हो गए, अब उधर से यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल हो रहा है। भारत के पर्सपेक्टिव से जरा हमें समझाइए। देखिए, भारत जो है सबसे पहली बात शांति प्रिय देश है, और भारत इस तरीके के किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में अपने आप को अगर डालेगा तो बिल्कुल लास्ट में डालेगा, क्योंकि भारत को पता है कि अगर हम किसी की भी साइड, आपने 1 साल पहले 2 साल पहले भी देखा होगा जब रशिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो भारत ने एक बहुत, मोदी जी हमारे जो हैं प्रधानमंत्री साहब, तो उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से स्टैंड लिया, अपना डिप्लोमेटिक स्टैंड। तो भारत को डिप्लोमेसी एंगल से आज की डेट में हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। अभी इजराइल की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिट करी, वहां पर डिप्लोमेटिकली हम बहुत स्ट्रांग चले हैं। तो हम लोग अगर अपने इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें, वी आर प्लेइंग वेरी सेफ। हम लोग अपने जैसे पहले भी कंट्रीज में अटैक्स हुए थे तो इंडियंस को इवैक्यूएट करवाया प्रधानमंत्री। यहाँ पर बड़ी चुनौती है सर, इसलिए कि इस रीजन में कहा जा रहा है कि 90 लाख के आसपास इंडियंस हैं। बिल्कुल। सो अभी वॉर लाइक सिचुएशन जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया क्लेम कर रहा है, उस तरीके से दुबई के अंदर अगर आप बात करें या सऊदी अरेबिया की बात करें, तो वो लोग अपनी, क्योंकि वो टूरिज्म प्रधान है वहाँ पे, मेन जो अर्निंग सोर्स है, सो वो अपना टूरिज्म खराब नहीं होने देना चाहते। और सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो वो लोग इसीलिए इंटरसेप्ट अपनी मिसाइल्स को भी बीच में ही कर रहे हैं ताकि टूरिज्म इफेक्टेड ना हो। और वहाँ पे मैं तो बहुत आपको सराहनीय चीज बताऊंगा सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की, जो वो वहाँ पर लोगों का ध्यान रख रहे हैं। जैसे जो टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट वहाँ पर थे जो फंसे हुए थे, जिन लोगों ने वापसी आना था, सो कॉल्ड अभी एयर स्पेस बंद कर दिया गया, तो सारे होटल्स को निर्देश कर दिया गया है वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म की तरफ से दुबई में, कि जितने भी आपके यहाँ पर गेस्ट हैं उनका एक्सटेंड दुबई गवर्नमेंट उठा रही है, उनका जितने भी एक्सपेंसेस हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है, और ऐसा क्यों हो रहा है वो सबको मालूम है, क्योंकि भारत अपनी एक बहुत स्ट्रांग जियोपॉलिटिकल एंगल से अपनी बहुत स्ट्रांग स्थिति बनाए रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो और यहाँ पर जो 90 लाख जिनकी हम चर्चा करें, जो संख्या है, उसमें एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश के लोगों की भी है, राशिद, जो कि वहाँ पर काम करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ पर वो श्रमिक का काम करते हैं। उन लोगों को भी यहाँ पर लाने के बारे में चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जरूर बात हुई होगी भारत के विदेश मंत्रालय से। जी, विदेश मंत्रालय बिल्कुल टच में है सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के साथ, और रोज इस चीज की डिस्कशन हो रही है। इनफैक्ट हम लोग सारे वो प्रयत्न कर रहे हैं कि हम कैसे अपने नागरिकों को उस देश के अंदर अपने बिल्कुल हम सुरक्षित रख सके, और अगर किसी भी तरीके से अगर कोई आपदा आती है वहां पर तो कैसे इवैक्यूएट करना है, हम सारी चर्चाओं के ऊपर ऑलरेडी इंटरनल इन चीजों को ठीक है। हम जरा राशिद आप बताइए, क्या वहां पर इसको लेकर किस तरह से चर्चा हो रही है? जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के टच में होगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए आनंद, आपको बता दें जिस तरह से जंग का माहौल है और जिस तरह से खबरें निकल के सामने आई, तो कहीं ना कहीं देखिए जो गल्फ कंट्री है तो कहीं ना कहीं इसका भी असर वहाँ पे भी देखने को मिला। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश से तमाम ऐसे श्रमिक गए जो इजराइल में है, तो उनको देखिए बाहर निकालने के लिए तमाम ऐसी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है विदेश मंत्रालय से बात की है, और हम लोगों को ये भी जानकारी मिली है कि जो भी वहाँ श्रमिक इजराइल गए थे उनको एक सेफ जगह पर रख दिया गया है और उनको बाहर ना निकलने के लिए कहा गया। दूसरी चीज, जब जंग के हालात सामान्य होंगे तो उसके बाद में उनको वापस लिया जाए। देखिए अगर बात की जाए तो तमाम ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश और देश के तमाम लोग वहाँ पे हैं, चाहे दुबई की बात की जाए, सऊदी अरब की बात की जाए, ओमान की, कतर की, कुवैत की, तमाम कंट्री, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से गंभीर। और दूसरी चीज बता दें, विदेश मंत्रालय का पूरी निगाहें अपनी बनाए हुए, क्योंकि जिस तरह से श्रमिक उत्तर प्रदेश से भेजे गए थे वो इजराइल में काम कर रहे हैं, तो
उनको कैसे सेव किया जाए, उनको किस तरह से सेव जगह पे पहुंचाया जाए। तो ये सारी इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार विदेश मंत्रालय के टच में है, संपर्क में है। हर गौरव जी भी की बता बात रहे हैं चल कि रही है कि सारी देखो, बातें हो रही हैं कि किस तरह से उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जाए। गौरव जी, एक चीज देखिए जरा, बड़ा कंट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ये कह रहे हैं कि बातचीत से ही हल निकल सकता है, युद्ध से कोई नतीजा नहीं निकलता है। दूसरा, जो उसके सुरक्षा परिषद के चीफ हैं लारिजानी, उनका बयान है कि वो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये क्या उनकी एक स्ट्रेटजी है कि हम लोग दोनों बातें करें, या वाकई वहां पर लीडरशिप दो फाड़ में बट गई है? वहां पर जो मैं समझता हूँ, जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, वो ये लगता है मुझे कि अब जब से उनके लीडर की डेथ हुई है उसके बाद वो लोग अलग अलग एंगल्स खोज रहे हैं। ठीक है, तो एक एंगल क्या है कि हम अगर इजराइल से हमारे को कोई बात करनी है, दे डोंट वांट टू बी इन टच विद यूएस। उनको ये लगता है कि यूएस की वजह से सारी लड़ाई हो रही है, और क्योंकि यूएस इजराइल को भी सपोर्ट करता है और वो इसलिए डायरेक्ट यूएस को इसका सारा भुगतभोगी मानते हैं। तो उस एंगल से देखा जाए, और जहां पर वो लोग जब ये कहते हैं कि हमारे को इसमें आपस में मध्यस्थता करनी चाहिए, तो वो मध्यस्थता वो इजराइल के साथ करना चाहते हैं या सऊदी अरेबिया को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, तो वो एंगल खोज रहे हैं। क्योंकि अब उनको भी पता है कि ये वॉर लाइक सिचुएशन अगर रही तो ईरान का और ज्यादा नुकसान होगा। अगर हम ईरान के नागरिकों की बात करें तो नागरिक भी वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हैं। वहां पर जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है लोगों का, वो ठीक नहीं है। मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ईरान की स्थिति जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो इमेज अच्छी नहीं। क्या आपको लगता है सर ईरान ये लंबा खींचना चाहता है? नहीं, ईरान इस समय तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि अगर कोई लीडरशिप ईरान की आज की डेट में है तो वो खींचना चाहेगी, अनलेस उसका कोई पर्सनल लीडरशिप का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो। क्योंकि मुझे लगता है कि न तो लंबा खींचना अमेरिका के लिए हितकारी होगा और न ही ईरान के लिए भी, कि अमेरिका भी तो ऊपर करेगी अटैक। अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि वो जमीनी लड़ाई में शामिल हो, अपने सैनिकों को वहां पर भेजे और उसके सैनिक वहां पर लड़ाई लड़ें तो उनकी भी वो भी मौत होगी। तो इसको लेकर भी वहां के अमेरिका में भी विरोध होता है। वो नहीं चाहते कि हमारे सैनिक दूसरे देश में जाएं, लड़े और उनकी मौत। बिल्कुल, देखिए जब कोई भी लड़ाई होती है तो लास्ट माइल क्या निकलता है? मध्यस्थता ही निकलती है ना। बिल्कुल, अगर कोई भी 2 देश 3 देश जो लड़ेंगे, उसमें हम लोग रिसोर्सेज को खराब ही कर रहे हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हनन हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे ईरान हो, या कोई भी अलग देश हो सकता है, तो किसी भी देश का लड़ना एक कोई सोल्यूशन नहीं, लड़ाई कोई सोल्यूशन नहीं है। लास्ट माइल ऑप्शन ही मध्यस्थता है। तो अगर हम लोग इसमें, चाहे वो कोई भी देश हो, मध्यस्थता की तरफ अगर हम लोग कदम बढ़ाएंगे तो हम सभी देशों के लिए सही रहेगा। एक चीज और कि लड़ाई तो वॉर तो है, लेकिन जरा समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमने इस देश की लड़ाई रुकवा दी, हमने वहां के वॉर रुकवा दिया, हम नोबेल प्राइज के लिए वो आगे बढ़ते जा रहे थे, उसके भी थे, और यहाँ पर वो लड़ाई बढ़ाने की और लगातार अटैक की बात कर रहे हैं। ट्रंप साहब की तो आप बात ही मत कीजिए। उनके दिमाग में मुझे लगता है ये शायद उनका लास्ट वो रहेगा एज एन प्रेजेंट। तो इस टर्म के बाद उनको शायद रिन्यूअल मतलब करना भी नहीं चाहिए, ना मिलेगा उनको। तो उनकी जो सोच है, इट कुड बी एनीथिंग। मे बी वो एज एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव वो ये भी सोच सकते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स से सारे देशों का भटकाना है। सो हम लोगों को 1 महीने पहले ही कुछ इस चीजों की खबर मिल रही थी कि दुबई पे अटैक हो सकता है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स का जब खुलना शुरू हुआ तो ईरान और इजराइल के बीच में एक था सऊदी अरेबिया। अगर यहाँ पे दुबई के ऊपर या सऊदी अरेबिया में किसी कंट्री के ऊपर जहाँ बिल्कुल शांति है, वहां पे कुछ ध्यान भटकाना है लोगों का या वर्ल्ड के अंदर पीस खराब करनी है, तो वो एक अच्छा नजरिया था एक्शन लेने का, जो कि हुआ, हम लोगों ने देखा अभी। तो वो एज एन इंडिविजुअल कुछ भी सोच सकते हैं। तो उनकी एज है, एज के हिसाब से अब मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं, वो सारा वर्ल्ड देख रहा है, तो वो सराहनीय नहीं है।
सर एक चलते चलते इस पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जरा अब चर्चा हो रही है तो इस पर भी हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो है कि रिजीम चेंज करना मेन मोटो, खामनेई की मौत हो गई, उनके बेटे अब क्या वो वहाँ के सुप्रीम लीडर के तौर पर स्थापित हो सकते हैं, या फिर वो शाह, अमेरिका में भी बड़ी संख्या में ईरान के लोग रहते हैं और वहाँ पर भी जश्न मनाया जा रहा है, तो क्या उसको यहाँ पर लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि सिर्फ खामनेई एक सुप्रीम लीडर ही नहीं थे, वो एक धार्मिक पहचान उन्होंने वहाँ पर बनाई थी और स्थापित किया था। जी देखिए, ये कदम ना ईरान की लोगों को इस वक्त ज्यादा हम लोगों को पूछना चाहिए कि वहां पर किस तरीके का वो लीडर चाहते हैं। अगर उन लोगों के हम इस चीज के लिए ऑप्शन दें तो मेरे ख्याल से ईरान के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी डिसाइड करने के लिए कि ईरान को हर देश के अलग डायनेमिक्स है, इंडिया के अलग डायनेमिक्स है, यूएस के अलग डायनेमिक्स है। सो वो ईरान के लोगों को से हम लोगों को ये क्वेश्चन ज्यादा सही रहेगा कि क्या सुप्रीम लीडर अगला कौन होना चाहिए, क्या उनके बेटे होने चाहिए या कोई और अच्छा चेहरा है उनके पास जो ईरान को सेफ गार्ड लेके लंबे तौर पर चल सकता है विदाउट डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। बिकॉज अगर इस तरीके से लड़ाई ये लंबे तौर पे कंटिन्यू रही तो सिर्फ ईरान का ही नहीं, मतलब सब देशों का नुकसान है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जिशान अहमद आगरा से आपका भी शुक्रिया। राशिद आरिफ आपका भी लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी की जो स्थिति है अमेरिका और ईरान के वॉर में, इजराइल के साथ लड़ाई और अमेरिका की तरफ से लगातार हमला जो किया जा रहा है और उसको लेकर मिडिल ईस्ट भी पूरी तरह से प्रभावित है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए इंडिया वॉइस के साथ जुड़े रहिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।